हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइक्रो का 11th चैप्टर थियरी ऑफ सप्लाई। और इस चैप्टर के ऑलरेडी हम 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है। साथ ही साथ दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि सप्लाई कर्व क्या है और उसका स्लोप क्या है। और ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तक सप्लाई के बारे में, सप्लाई का स्केड्यूल, सप्लाई का कर्व और उसका स्लोप, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमें क्या पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई, ये 2 टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की। जिस तरीके से हमने, आपको याद हो अगर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, मतलब वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि क्या क्या फैक्टर्स थे, उस कमोडिटी का खुद का प्राइस या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे कर करके। तो हमने क्या किया था, ये सारी चीज़ें मतलब ये सारे फैक्टर्स पढ़े थे, सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली आज हम वो सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे, वो सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे जो क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं कि कोई कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, कब इंक्रीज़ होगी, कब डिक्रीज़ होगी, तो उस सब चीज़ों को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़नी है। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, इट स्टडीज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। मतलब जो भी उसके डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, यानी कि जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो उन फैक्टर्स के बीच में और उस कमोडिटी की सप्लाई के बीच में कैसा फंक्शनल रिलेशनशिप है, ये हमको बताता है सप्लाई फंक्शन। तो ये क्या करता है, इट टेल्स अस अबाउट द फंक्शनल रिलेशनशिप between the supply of a commodity and its various determinants। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये है आपका सप्लाई फंक्शन। ठीक है, इसको आप एक डब्बे में बंद कर लो, ये है आपका सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, Sx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Px, Pr, NF, G, PFT, EX, GP। अब ये इतने सारे एब्रीविएशंस हैं, ये सब आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, साथ ही साथ समझने भी पड़ेंगे। तो एक एक करके देखो, मैं लिखती जाती हूँ। यहाँ पर ये क्या है, Sx का मतलब क्या होता है, Sx क्या है आपका सप्लाई फंक्शन। ठीक है, ये तो ईजी है, सप्लाई फंक्शन। नेक्स्ट है आपका Px। Px क्या है, प्राइस ऑफ द गुड या फिर ओन प्राइस ऑफ द गुड, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी सप्लाई के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कम ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आपका PR, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो भी रिलेटेड गुड्स है ना, उनकी प्राइस में क्या क्या चेंजेस होने से इस कमोडिटी की सप्लाई पे अफेक्ट पड़ेगा, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NF। NF क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, कि किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट में या इंडस्ट्री में कितनी फर्म्स हैं। सेकेंड नेक्स्ट है आपका G। G आपका क्या है, गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म। और नेक्स्ट है आपका PF। PF से क्या है आपका, PF से क्या था, हाँ, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। T स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। EX स्टैंड्स फॉर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। और अब आपका आखिरी रह गया है GP। GP स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब देखो, ये इतने सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिटर्मिनेंट्स हैं और ये आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, PX, PR, NF, G, PX, PR, NF, G,
PFTEXGP। तो आप ऐसे याद कर लो, PX क्या है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, PR क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, NF क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स, G है आपका गोल ऑफ द फर्म, T है आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, EX है आपका बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, और PF है आपका प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और लास्ट GP है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। अब ये सारे ही डिटर्मिनेंट्स, इसको हटा के, ये तो सप्लाई फंक्शन है, इसको हटा के जो जितने भी आपके ये डिटर्मिनेंट्स हैं, ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं एक कमोडिटी की सप्लाई को, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ साथ आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ द गुड और क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ द गुड और सप्लाई की। ठीक है, मतलब प्राइस ऑफ गुड और उसकी सप्लाई में कोई भी एक गुड है, जैसे कि मार्कर है, मैंने अभी बताया था आपको, मार्कर की सप्लाई में और इस मार्कर की प्राइस में कैसा रिलेशन है, ये हमें बताना है। यानी कि ये जो इसका प्राइस है, ये इसकी सप्लाई को कैसे अफेक्ट करेगा, ये हमें पता करना है। तो कैसे अफेक्ट करेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है कि कोई भी कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है। जैसे कि ये जो मार्कर है, पहले मान लो 10 रुपये का था, ठीक है, और मैं एज अ प्रोड्यूसर इसकी 50 क्वांटिटीज़ बेच देती थी, ठीक है, 50 यूनिट्स बेच देती थी। पर जैसे ही इसका प्राइस बढ़ के क्या हो गया, 25 हो गया, तो अब मैं क्या सोचूंगी, मैं ये चाहूँगी कि मैं इस 25 रुपये की प्राइस पर इस मार्कर की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ बेचूं। अगर मैं पहले मान लो मैं 10 रुपये पर 50 यूनिट्स बेच रही थी, तो मेरा जो रेवेन्यू मिल रहा था मुझे, वो कितना था, 10 × 50 यानी कि 500। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं 25 रुपये का भी प्राइस हो गया इसका, फिर भी 50 बेचूं, तो क्या हो जाएगा, मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 25 5 1250। ठीक है, मेरा रेवेन्यू हो जाएगा 1250। पर जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उस प्रोड्यूसर के पास चांसेस होते हैं कि वो अपना प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ा सके। इस केस में भी बढ़ रहा है, मैंने देखो यूनिट्स नहीं बढ़ाई हैं, मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई प्राइस बढ़ने के साथ, फिर भी मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कि मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। पर अगर मैं चाहूँ तो क्वांटिटीज़ बढ़ा सकती हूँ, मेरे पास चांसेस हैं, मैं क्वांटिटीज़ बढ़ा करके बेचूँगी, ये मैं 50 की जगह 100 कर दूँगी, फिर मेरा जो क्या कहते हैं रेवेन्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2500। तो इस तरीके से क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है, प्राइस जैसे बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जब प्राइस डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको ये समझ आ गया कि इसमें प्राइस ऑफ द गुड और सप्लाई में कैसा है, यहाँ पे हम साथ साथ लिखते जाते हैं, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन दिख गया कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ाएगा प्रोड्यूसर, और प्राइस जैसे ही कम हो जाएगा तो वो प्रोड्यूसर सोचेगा कि प्राइस कम हो गया तो अब मैं थोड़ी कम क्वांटिटी बेचूं, जिससे कि प्राइस अगर आगे जाके बढ़ेगा तो मैं ज़्यादा बेच पाऊंगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, प्राइस कम होने के साथ क्वांटिटी भी कम कर देता है। सेकेंड आपका है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे अफेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को। जैसे कि अब हम मान लेते हैं मैं दोबारा से अगेन एक फर्म हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करती हूँ, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, एक सटल एग्जाम्पल माना जाता है टी और कॉफ़ी का, ब्रेड बटर का। तो टी और कॉफ़ी में दोनों ही चीज़ें प्रोड्यूस करती हूँ। तो अब क्या हुआ, पहले मैं क्या करती थी, जो टी का प्राइस था ना मार्केट में वो था 10 रुपये, ठीक, और कॉफ़ी का प्राइस था 20 रुपये। ठीक है, अब हुआ क्या, हमें सप्लाई किसकी बतानी है, इन दोनों में से हमें कॉफ़ी की सप्लाई के बारे में बताना है। ठीक है, तो कॉफ़ी तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिवन कमोडिटी, और ये हम हो जाएगा हमारा रिलेटेड गुड। तो रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज होने से ये जो गिवन कमोडिटी है इसकी सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हमें यहाँ पता करना है। तो प्राइस में चेंज हम किसकी में करेंगे, रिलेटेड गुड यानी टी में। तो टी का प्राइस क्या हुआ, टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस मान लो प्राइस इंक्रीज़ हुआ, प्राइस 10 से 20 हो गया।
इसका प्राइस एज इट इज़ है, इसका प्राइस एज इट इज़ है। अब जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो अभी हमने पढ़ा कि प्राइस जब बढ़ता है तो इंसान मतलब जो प्रोड्यूसर है वो क्या करना शुरू कर देता है, ज़्यादा सप्लाई करना शुरू कर देता है। अब वो क्या करेगा, टी का सप्लाई ज़्यादा करना शुरू कर देगा, टी का ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसकी सप्लाई भी बढ़ा देगा, तो इससे इसकी सप्लाई भी बढ़ गई। तो इसकी प्राइस बढ़ने से, इसकी सप्लाई बढ़ने से इस पे क्या फ़र्क पड़ा, इस पे फ़र्क ये पड़ेगा कि जब वो इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा तो कहीं ना कहीं उसको इसका कम भी तो करना पड़ेगा। उसके पास गिवन रिसोर्सेज हैं, जैसे कि उसके पास क्या है, ये 100 एकर्स की लैंड है, ठीक है, 100 एकर्स की लैंड है। अब वो पहले क्या कर रहा था, टी के लिए तो वो 40 एकर्स की लैंड यूज़ कर रहा था और वो कॉफ़ी के लिए 60 एकर्स की लैंड यूज़ कर रहा था, ठीक है। अब क्या किया, उसको टी का प्रोडक्शन बढ़ाना है क्योंकि टी की सप्लाई बढ़ानी है, तो टी का जब उसको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको टी के लिए ज़्यादा लैंड चाहिए होगी, तो उसने 40 से करके 70 कर दिया। तो अब उसके पास लैंड तो 100 ही है ना, लैंड तो 100 एकर्स ही है, तो कॉफ़ी का उसको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, यानी कि कॉफ़ी के लिए उसको लैंड कम करनी पड़ेगी, यानी कि 30 हो गया। तो जब उसने कॉफ़ी के लिए प्रोडक्शन के लिए लैंड कम कर दी तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि प्राइस इसका बढ़ा और सप्लाई इसकी कम हो गई। और सिमिलरली अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो जब इसका प्राइस कम हो जाएगा टी का, सपोज अब प्राइस कम हो गया है तो क्या होगा, इसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है, सप्लाई कम कर देगा वो। जब वो इसकी सप्लाई कम करेगा तो वो क्या करेगा, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा, इसका प्रोडक्शन कम करके इसका ज़्यादा कर देगा, और जब वो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव रिलेशन है। एक चीज़ इसमें प्राइस कम हुआ तो सप्लाई इसकी बढ़ गई, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, एक एग्जाम्पल ये आप याद रख सकते हो जिसके थ्रू आप इजीली समझ लोगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में और सप्लाई ऑफ द गिवन कमोडिटी के बीच। अब नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ फर्म्स, ये वाला हम अभी बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोल ऑफ द फर्म। अब कोई भी एक फर्म जो है उसका गोल क्या होता है, उसका मोटो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी डिटर्मिन करता है कि उसके जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कितनी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। तो जैसे कि दो तरह की यूजुअली फर्म्स होती हैं, ठीक है, मतलब फर्म्स के दो तरह के मोटिव्स हो सकते हैं, दो तरह के गोल्स हो सकते हैं। एक हो सकता है उसका कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। एक फर्म हो सकती है कि उसको प्रॉफिट बढ़ाने से मतलब नहीं है, उसको क्या करना है, सेल्स बढ़ानी है अपनी, या फिर उसको अपना आउटपुट बढ़ाना है, या फिर उसको क्या करना है, सोशल वर्क करना है, या फिर उसको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, ठीक है। तो ये कुछ दो तरह की फर्म्स होती हैं। कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, उन्हें सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। बाकी सारी कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो सोशल वर्क करती हैं, या फिर उन्हें प्रॉफिट से इतना फ़ायदा नहीं है, मतलब नहीं है, उन्हें क्या करना है, सेल्स बढ़ानी है या फिर आउटपुट बढ़ाना है। तो जब हम इस फर्म की बात करते हैं, कोई ऐसी फर्म जिसका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो क्या करेंगे, वो कम जब उनका प्राइस, उनकी कमोडिटी का प्राइस वो क्या करेंगे कि सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा तब करेंगे जब उनका प्राइस, उसकी जो कमोडिटी का प्राइस है वो बढ़ेगा। मतलब सप्लाई तभी ज़्यादा करेंगे जब प्राइस बढ़ेगा, जिससे कि उनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि ये 10 रुपये की पहले इनकी कमोडिटी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले उस टाइम पर 50 यूनिट्स बेचते थे, 50 यूनिट्स सेल कर देते थे। पर जैसे इन्होंने सोचा, ऐसी इस वाली फर्म ने सोचा कि हमें तो भाई प्रॉफिट से मतलब है, तो हम क्या करते हैं, हम तभी अपनी ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे जब जो हमारा कमोडिटी का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो प्राइस कितना हो गया, 10 से 30 हो गया। तो इन्होंने भी क्या किया, 4 तो नहीं, इन्होंने 200 यूनिट्स बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या देखा, सिर्फ अपना फ़ायदा देखा कि जैसे जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तभी हम अपनी कमोडिटी की सप्लाई बढ़ा देंगे। और जब अगर प्राइस कम हो जाएगा, अगर 10 से जो प्राइस है वो 5 हो जाता है, तो ये सप्लाई भी कम कर देंगे। ये 50 की जगह मान लो आपको 15 ही भेजें,
उनको मतलब नहीं है कि वो जो कमोडिटी है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। भले ही उसकी कमी पड़ जाए पर वो सप्लाई कम कर देंगे, वो कम बेचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पर उसी जगह अगर हम इन तरह की फर्म्स की बात करें जिनका गोल होता है सेल्स बढ़ाना, आउटपुट बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना या फिर सोशल वर्क करना, वो क्या करते हैं, वो मान लो अगर 10 रुपये का प्राइस है किसी कमोडिटी का, उस पर पहले 50 यूनिट्स बेच रहे थे, तो वो इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि जब प्राइस बढ़े तभी हम सप्लाई बढ़ाएं। वो क्या करेंगे, 10 रुपये पे ही सप्लाई बढ़ा सकते हैं, वो 100 यूनिट्स भी कर सकते हैं। उन्हें किससे मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल्स हो, है ना, और हमारा क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी तो चाहिए, मतलब ज़्यादा लोग भी तो चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। साथ साथ वो सोशल वर्क भी करते हैं, मतलब उनको मतलब एक तरह से सोशल समाज सेवा करनी है, ठीक है, कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो वो क्या करते हैं, उनका गोल, उनका मोटो यही है कि वो सेल्स बढ़ाएं, आउटपुट बढ़ाएं और ये सब चीज़ें करें। पर कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो क्या करती हैं, सिर्फ प्रॉफिट को ही अपना गोल मान के चलती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। जब यहाँ पे क्या है, जब प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ेगा तभी सप्लाई बढ़ेगी। यहाँ पर प्राइस ना बढ़ने पर भी या फिर कम होने पर भी क्वांटिटी उतनी ही रहती है या फिर ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे अफेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को, ये इम्पॉर्टेंट है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों को याद ही होगा क्या होता है, अगर नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जो भी किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये फ्रीली हमारे लिए वर्क नहीं करते हैं, ये फ्री सेवा नहीं देते हैं हमको, इनको हम बदले में कुछ पैसा चाहिए होता है। जैसे लैंड का हमको रेंट पे करना है, लेबर को हमको वेजेस देनी है, कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट देना है, एंटरप्रेन्योर को हमको प्रॉफिट का थोड़ा शेयर देना है। तो कुछ कुछ पैसा इनको देना पड़ता है, तो ये फ्री में वर्क नहीं करते हैं। अब ये जो हम पैसा दे रहे हैं ना, ये भी एक तरह की हमारी कॉस्ट है, यानी कि हम इनसे काम करवा रहे हैं इन चारों चीज़ों से, तो हम इनको पैसा पे कर रहे हैं, इनकी हमारी कॉस्ट ही तो लग रही है कि हमारे प्रोडक्शन में कितना पैसा लगा। तो जब अगर जैसे कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट मान लो पहले 500 रुपये लग रही है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, ठीक है, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में 500 रुपये लग रही है, और मैं क्या कर रही हूँ उस वक्त कितनी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, 60 क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, 60 यूनिट्स, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही कॉस्ट बढ़ जाएगी, मान लो कॉस्ट बढ़ गई, आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 600 रुपये। अब क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा कम होगा, यानी कि जब 500 रुपये लग रहे थे और 60 यूनिट्स था, आप 60 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपका कुछ एक फ़ायदा हो रहा होगा, मतलब आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा। पर कॉस्ट जब बढ़ जाएगी तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, प्रॉफिट वो कम हो जाता है। और जब हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सप्लाई कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से सप्लाई कम हो जाएगी मेरी, तो ये क्या समझ आता है कि कॉस्ट बढ़ने से आपकी सप्लाई कम होती है, साथ ही साथ कॉस्ट कम होने से आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। यानी कि आपका जब पैसा ज़्यादा लगेगा तो आप क्या करोगे, कम बनाना शुरू कर दोगे कि नहीं यार पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, हम थोड़ा कम प्रोडक्शन करते हैं, और कम प्रोडक्शन करोगे तो सप्लाई भी कम करोगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच और सप्लाई ऑफ द कमोडिटी के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को। देखो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी ऐसी टेक्निक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन में, ठीक है, हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते ही हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, इससे क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट है वो हमको कम लगेगी, मतलब
कॉस्ट हमारी कम लगेगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो हमारे कॉस्ट तो कम ही हो जाएगी ना अल्टीमेटली, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अच्छी मशीनरी है या ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है तो कॉस्ट उससे कम होगी। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जब कॉस्ट कम लगती है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन हमारा बढ़ा देते हैं, और जब हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है या फिर थोड़ी आउटडेटेड हो जाती है, हमारे पास कोई पुरानी ही मशीन है उसी से काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, उससे कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। और जब कॉस्ट बढ़ती है तो आप क्या करते हो, प्रोडक्शन अपना थोड़ा रोक लेते हो कि नहीं कम प्रोड्यूस करते हैं, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं हमारे और प्रॉफिट उतना ही हो रहा है, कुछ खास मतलब रेवेन्यू उतना ही जनरेट हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन हमारा कम कर देते हैं। और जब प्रोडक्शन कम होगा तो उसी तरह हमारी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक काइंड ऑफ नेगेटिव रिलेशन है, नहीं सॉरी हाँ काइंड ऑफ पॉजिटिव रिलेशन है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, अपग्रेड होगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रिलेशन है। अब बात करते हैं, अभी हम इसको भी छोड़ रहे हैं, बिजनेस एक्सपेक्टेशन रह गया हमारा और आपका नंबर ऑफ फर्म्स रह गया। ठीक है। अब आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को। सबसे पहले देखो, इसमें दो तरह की चीज़ें आप समझ सकते हो, एक है टैक्सेशन और एक है सब्सिडी। पहले हम बात करते हैं टैक्सेस की, कि टैक्सेस कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी सप्लाई को, कमोडिटी की सप्लाई को। जैसे कि क्या होता है, टैक्सेस क्या होते हैं, हम जब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है कि आपको इतनी क्वांटिटी बना रहे हो तो आपको इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। जैसे आप रास्ते में कहीं जाते हो, किसी हाईवे से जाते हो या फिर इंटर स्टेट जाते हो, आउटर स्टेट जाते हो, किसी दूसरे स्टेट को क्रॉस करते हो, तब आपको टोल टैक्स देना पड़ता है ना। उसी तरह आपको कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन पे इतना इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ऐसा होता है। अब अगर गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्सेस बढ़ा देती है। पहले मान लो वो सिर्फ 5% टैक्स ले रही थी, अब वो 12% टैक्स लेगी, यानी कि टैक्स का अमाउंट बढ़ गया। अब टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्स भी एक काइंड ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि हमने अभी किस में पढ़ा था, आपका प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, कि वो भी हमको पैसा पे करना है। इसी तरह टैक्स भी तो हमको पे करना है किसी को, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, टैक्स भी एक काइंड ऑफ कॉस्ट है जो हमको पे करनी ही पड़ेगी। और जब टैक्स बढ़ गए तो एक तरह से क्या हुआ, हमारी अगेन कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, ये आप याद रखो। अब कॉस्ट बढ़ गई तो अब क्या होगा, हमको जो प्रॉफिट होगा वो हमारा हमेशा कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो हम सोचेंगे कि प्रोडक्शन भी कम कर देते हैं, और जब हम प्रोडक्शन कम करेंगे उसी तरह हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कम कर देती है, पहले वो 18% टैक्स ले रही थी, अब वो 12% लेती है, तो टैक्स कम होने से आपका क्या होगा, कॉस्ट कम लगेगी, आपको पैसा कम पे करना पड़ेगा सरकार को। अब आप वो पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में लगा सकते हो, वो जो बचा हुआ पैसा है, तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। जब कॉस्ट कम हो गई तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। तो टैक्स के बीच में और सप्लाई के बीच में आपको कैसा नज़र आ रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे टैक्स का तो क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, टैक्स का क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आती है, सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी क्या होता है, देखो सब्सिडी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सब्सिडी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, टैक्स तो हमको गवर्नमेंट को पे करना है, पर सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी एक वो काइंड ऑफ हेल्प होती है जो गवर्नमेंट हमको देती है, कि हम आपको छूट दे रहे हैं, अगर आप हमको इतना आउटपुट प्रोड्यूस करके दोगे तो आपका इतना आपको छूट मिल जाएगी इस चीज़ में, या फिर हम आपको फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे, आपको इतना अमाउंट प्रोवाइड कर देंगे। तो सब्सिडी क्या है, एक हेल्प है। अगर गवर्नमेंट मान लो आपका 4 लाख रुपए लग रहे हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, और गवर्नमेंट कहे कि 3 लाख हम और दे देंगे, ठीक है, तो जब सब्सिडी ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि सब्सिडी मान लो बढ़ गई, हेल्प ज़्यादा कर दी सरकार ने, तो आपकी क्या कॉस्ट कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी,
ऑब्वियस है कम लगेगी, क्योंकि बहुत सारे पैसे तो सरकार ने दे दिए, काफ़ी सारे, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और जब कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा तो आप और प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, और जब आप और ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडी कम कर दे, पहले वो आपको 10 लाख रुपए दे रही थी, अब वो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही देगी, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तो आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा ना, जो आप पहले लगा सकते थे। तो 10 की जगह उसने तो 5 कर दिया, अब आपको वो जो 5 लाख रुपए का अमाउंट है वो कहीं से तो लाना पड़ेगा, अब वो आप अपनी जेब से ही पैसा लाओगे, तो आपका कॉस्ट उससे क्या हुआ, बढ़ गया। तो सब्सिडी कम हुई तो कॉस्ट बढ़ गई। फिर वही वाली कहानी कि कॉस्ट बढ़ी तो प्रॉफिट कम हुआ, उससे प्रोडक्शन कम हुआ और सप्लाई भी कम हो गई। तो यहाँ पर सब्सिडी और सप्लाई के बीच हमको कैसा नज़र आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। वेयर इज टैक्स और आपका जो टैक्स और सप्लाई है उसके बीच में आपका नेगेटिव रिलेशन है। टैक्स बढ़ने से आपका कॉस्ट वगैरह ज़्यादा लगती है और उससे सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जो 2 पॉइंट्स बचे हैं, आपका गोल ऑफ द फर्म नहीं, आपका नंबर ऑफ फर्म्स और बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, ये जो 2 पॉइंट्स बचे हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि ये मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, ये मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं। तो अगर आपको इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स पूछते हैं, सप्लाई ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इसमें भी 2 तरह के हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। तो अगर आपको इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स पूछता है, इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, तो आपको ये सारे लिखने हैं, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और गोल ऑफ द फर्म, और आपका प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसी। पर अगर आपको वो मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स पूछता है तो आपको ये सारे लिखने हैं, ये दोनों भी इंक्लूड कर देने हैं और इन दोनों को हटा करके सिर्फ इंडिविजुअल के हैं। ठीक है, अब ये 2 क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, क्योंकि ये नंबर ऑफ फर्म्स किस में होंगी, एक इंडस्ट्री में, एक मार्केट में ही होंगी, इसीलिए मार्केट डिटर्मिनेंट है पहली बात। तो सपोज़ कोई एक फर्म है यहाँ पर, ठीक है, वो एक फर्म क्या कर रही है, किसी भी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है। लेट अस सपोज वो बिस्किट्स का प्रोडक्शन करती है, किसी भी एक बिस्किट का। तो जब मार्केट में एक फर्म होगी तो वो एक फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, कितना सप्लाई कर रही है, 60 यूनिट्स का। एक फर्म 60 यूनिट सप्लाई कर देती है। अब उसी के जैसी और भी फर्म्स आ जाएं जो सेम प्रोडक्ट, सेम कमोडिटी प्रोड्यूस करें और सप्लाई करें, तो अब क्या हुआ, और भी सारी फर्म्स आ गई। ठीक है, ये भी बहुत सारी कंपनीज आ गई। अब ये सब मिलके तो ऑब्वियस है ज़्यादा ही करेंगी इस एक फर्म से। ठीक है, ये मान लो 50 कर रही है, ये 40 कर रही है, ये 60 कर रही है, ये 70 कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी मिलके ज़्यादा करेंगी। कितना हो गया, 220। तो ये एक फर्म क्या कर रही थी, सिर्फ 60 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी बिस्किट की, और ये सारी फर्म्स मिलके 220 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स जैसे जैसे बढ़ेंगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट आपका आता है कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि जो भी फर्म है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, जो फर्म है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब प्राइस में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है कोई भी, उसका प्राइस 10 रुपये है। ठीक है, उसका प्राइस क्या है, 10 रुपये है, प्राइस इतना है। अब मान लो इस 10 रुपये प्राइस पर वो क्या कर रही है, कितनी क्वांटिटीज़ सप्लाई कर रही है, 50 यूनिट्स। अब ये जो फर्म है ना, ये इस मतलब ये जो पूरी फर्म है, ये जो पूरी कंपनी है, इनके बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, जो एडवाइज़र होते हैं, जो इनको बात बात पे इनको सलाह देते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो कहीं से इसको पता चला कि इस कमोडिटी का ना प्राइस आगे जाके बढ़ सकता है, आगे जाके प्राइस इसका 20 रुपये हो सकता है। तो अब उस टाइम पर ये जो कंपनी है ना, ये इसकी 50 से यूनिट्स घटा देगी। अभी के लिए 50 की जगह वो क्या करेगी,
मान लो 30 यूनिट्स कर देगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है आगे जाके इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो मैं ये जो यूनिट्स जो मैंने कम कर दिए हैं उनको आगे जाके बेचूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो। क्योंकि वो अभी बेच देते तो क्या होता कि आगे जाके हो सकता है वो ज़्यादा नहीं बेच पाते, पर अब वो ये यूनिट्स जो बचा लिए हैं उन्होंने वो आगे जाके बेचेंगे हायर प्राइस पे, जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, रेवेन्यू भी ज़्यादा अर्न होगा। तो इस टाइम पे क्या होता है कि प्राइस बढ़ने से, एक्सपेक्टेड प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो सप्लाई उस टाइम के लिए कम कर देंगे। सिमिलरली अगर उसको पता चले कि प्राइस कहीं से कम होने वाला है, 10 की जगह सिर्फ 5 रुपये हो जाएगा, अभी जो ये मार्कर है 10 रुपये का है, ये प्राइस इसका आगे जाके कम हो जाएगा, 5 रुपये में बिकेगा। तो वो क्या करेंगे, ये जो पहले 50 क्वांटिटीज़ बेच रहे थे, ठीक है, 50 यूनिट्स बेच रहे थे 10 रुपये पे, तो वो जो 50 यूनिट्स है ना, वो सोचेंगे कि हम और ज़्यादा अभी के अभी बेच दें, क्योंकि अगर हमने बाद में बेची 5 रुपये पे तो हमको बहुत सारा लॉस इनकर करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमने तो कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगी है। 10 रुपये में बेचना था, 10 रुपये इसका प्राइस है, हम 5 में ही बेच पाएंगे, तो कम फ़ायदा होगा, कम रेवेन्यू अर्न होगा, कम प्रॉफिट होगा। तो वो अब क्या करेंगे, 50 की जगह इसकी क्वांटिटीज़ बढ़ा देंगे, मान लो 75 या कितनी भी और ज़्यादा बढ़ा दी। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई कम हो जाती है। और ये देखो, एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो गई, ठीक है, हम कम बेचेंगे अभी। और अगर एक्सपेक्टेड प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई हम अभी के लिए बढ़ा देंगे। तो यहाँ भी क्या है, एक नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अब यानी कि इसके साथ आपके सारे ही ये क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स पूरे हो चुके हैं, डिटर्मिनेंट्स सारे पूरे हो चुके हैं। और ये जितनी भी डिटर्मिनेंट्स हैं इनमें से ये सिर्फ 2 डिटर्मिनेंट्स मार्केट सप्लाई के लिए हैं, यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री और बिजनेस एक्सपेक्टेशन। और बाकी सारे इसको छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे इंडिविजुअल सप्लाई के लिए हैं। तो अगर आपको इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स पूछता है तो आपको ये 2 छोड़ करके सारे लिखने हैं, ठीक है। पर आपको मार्केट सप्लाई का पूछता है तो खाली ये 2 नहीं, ये सारे ही लिखने हैं, ये सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का ये पूरी कहानी समझ आई होगी। वैसे मैंने दोनों टॉपिक्स पढ़ाने थे, सप्लाई फंक्शन और लॉ ऑफ सप्लाई, पर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई का ये जो टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी, ठीक। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।